is an adult who choose understanding over judgment. Yes. Most of the time it happens that we are just judging each and every scenario. We are judging our kids. We are comparing our kids with some other kids. I request all the teachers to come forward. I request all the teachers to come forward for the prayer. Let's make this gathering more enchanting with the chanting of Gayatri Mantra. लेकिन इससे पहले कि हम आज अपने इस सेशन को स्टार्ट करें, चलिए इस माहौल को थोड़ा सा और खुशनुमा बनाते हैं। गायत्री महामंत्र के उच्चारण के बाद एक पॉजिटिविटी यहाँ पे पूरे सभागार में आ चुकी है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कितना एक्टिव है, हमारे स्टूडेंट्स कितना एक्टिव है और हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेशन आपस में कितना है। बाइलिंगुअल रहेगा, हम काउंटिंग करने वाले हैं। जो भी नहीं बोल पाएगा वो क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर 1 बोला है तो यहाँ 2 बोलेंगे, 1 बोला है तो यहाँ 2 बोलेंगे, और यहाँ 3 बोला है तो वहाँ 4 बोलेंगे। इस तरीके से आपको काउंटिंग 1 बोलना आपको, 1 2 3 बोला, 5 आप 6 7 8 30 31 32 33 34 35 आप फिर दूसरी 87 88 89 90 वो आगे जाके उससे आगे निकल जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन जब देखता वाइस प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड डियर पेरेंट्स एंड लवली किड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, और ये बात इस बात को भी दर्शाती है कि आप अपने बच्चे के लिए कितने वरीड हैं। उन्हीं के प्यार के लिए, उन्हीं के लिए आज आप यहाँ आए हैं, तो मैं इसके लिए मैं एक बार क्लैपिंग जरूर करवाऊंगी। क्लैप फॉर योरसेल्फ। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं 9th क्लास के करिकुलम को लेकर, सिलेबस पैटर्न को लेकर, एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर और एकेडमिक प्लानिंग को लेकर। आपने देखा होगा कि सेज में बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, रिपोर्ट कार्ड हाइड करना शुरू करते हैं। बच्चा ये तो नहीं कह पा रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि क्लास 9 का सिलेबस अच्छा खासा है। क्लास 8 से जब बच्चा आता है तो बहुत सारे नए कंसेप्ट आते हैं, लेकिन बच्चा बजाय इसको बताने के कि मुझे नहीं आ रहा, वो एक स्पेस ढूंढना शुरू कर देता है। इसी पहल के साथ हमारा स्कूल काफी हद तक बहुत पहले से इस चीज की शुरुआत कर चुका है, जिसमें आपने देखा होगा कोचिंग क्लासेस क्लास 11 से शुरू में 12th क्लास में है, उसके साथ साथ क्लास 6 में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन भी है क्लास 5 से, और अलॉन्ग विद दैट क्लास 9th में बहुत सारे फाउंडेशनल कोर्सेज और बहुत सारे फाउंडेशनल करिकुलम को हमारे वर्दी मैनेजमेंट बहुत पहले कर चुकी है। साइलेंट कम्युनिकेशन भी होता है, टोन से भी होता है, और उसके बाद लैंग्वेजेस आती हैं, और उसमें स्पीकिंग अबाउट इंग्लिश, जैसा कि मैम ने बोला, वी आर गोइंग टू बी नेविगेटिंग आवर 9th क्लास curriculum. In that we have now from CBSE R1, R2, R3. थोड़े अलग अलग लेवल्स पे हैं। लैंग्वेजेस को हम डिफरेंट लेवल्स पे लेके जाएंगे, और उसमें चॉइसेस है हमारे पास, जिसमें हमारे स्कूल ने इंग्लिश को R1 पे रखा है। नीलू मैम ऑलरेडी से ग्लोबल लैंग्वेज,
तो कोई एक बात तो बच्चों के लिए भी है कि डाउट घर कैरी करके मत जाए। आप अपना बैग पैक करते हैं, डिस्पर्सल होता है, चले जाते हैं, अपनी बुक्स रखिए, अपनी नॉलेज रखिए, पर डाउट साथ में बैग में रख के नहीं जाना। डाउट्स यहीं पे क्लियर कराएं और जाएं, क्योंकि Why I'm selecting, या we are selecting English as an R1 and Hindi as an R2. First of all, this is not a random choice. We have carefully considered that English is in global language, and our school leaders aligned with very long-term goals, and as well as they are thinking about the future of the students, and that is why we considered and we just got through with all the schools across Haryana and in the other state as well, that why R1 being selected as English language, primary language जो कि हायर एजुकेशन के हर कोर्स में यूज होती है। बच्चा चाहे इंजीनियरिंग ले, मेडिसिन ले, लॉ करे या कोई भी दूसरा प्रोफेशनल कोर्स करे, इंग्लिश ऑलवेज प्ले द की टू अनलॉक एवरी लॉक। एक की के जैसी है जो हर एक ताले के ऊपर चाबी है और लग जाएगी। स्टडीज हो, करियर हो, इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अब्रॉड, देन इंग्लिश ऑलवेज बीइंग द फर्स्ट प्रायोरिटी। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। Choose here, the major reason is language English is required as a global perspective. इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी को कम प्रेफरेंस करें। हमारा मेन टारगेट हिंदी को रखने का भी ये है दैट वी वांट कि बच्चा अपने रूट्स के साथ हमेशा जुड़ा है। फॉर एग्जांपल, क्लासरूम में तो हम उसको कम्युनिकेट करा सकते हैं इंग्लिश में, बट व्हाट अबाउट अगर वो घर जाके अपने दादा, नाना, दादी, नानी से बात करना चाह रहे हैं, उनको तो इंग्लिश की समझ में नहीं आती ना। सो वी वांट कि बच्चा हिंदी में भी उतनी ही बात करे, अपने रूट के साथ हमेशा जुड़ा रहे, सो दैट हिंदी लैंग्वेज के लिए वी हैव चोजन R. नेक्स्ट स्लाइड सर। नाउ द मेन पर्सपेक्टिव जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी है, कावेरी ग्रेड 9 इंग्लिश टेक्स्ट। सो ओवरऑल अगर हम उस टेक्स्ट बुक को देखें तो इट इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सीबीएसई की, दैट इज आल्सो कवरिंग इन दैट जो हम एक वर्ड यूज करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं कि हमने क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, चीजें खत्म हो गई। नो, द टारगेट इज वी आर रीडिंग द चैप्टर, वी आर डूइंग एवरीथिंग, तो बच्चे को खुद ही समझ में आ जाए। जो सिलेबस निर्धारित किया है उसमें कुछ एक्टिविटीज को रखा गया है ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो ये कहती है कि केवल किताबें और एग्जामिनेशन ही एजुकेशन नहीं होती। स्टूडेंट्स को इसके साथ ही साथ स्पीकिंग, राइटिंग और टीम वर्क के रूप में भी काम करना आना चाहिए। सीबीएसई इसमें स्पीच को, डिबेट को, ऐसे राइटिंग, स्टोरी, क्विज़ेस, पोइट्री, रेसिटेशन और ग्रुप डिस्कशन को शामिल करती है एज ए इंटरनल असेसमेंट। अभिभावकगण व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें आप सभी के सामने कक्षा 9वीं में हिंदी विषय के महत्व, हिंदी पाठ्यपुस्तक गंगा और हिंदी व्याकरण की विशेषताओं तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका के बारे में अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है। सबसे पहले नई शिक्षा व्यवस्था में नए पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी मैं। सभी श्रोताओं, सबसे पहला उद्देश्य भाषा कौशल का विकास। यह पाठ्यक्रम बच्चों के चारों भाषा कौशल, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन सब पर समान रूप से कार्य करता है। अभिभावकगणों व विद्यार्थियों का समपीएसएम परिवार का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सभी कक्षा 9वीं में तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत R3 को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं में संस्कृत R3 विषय क्यों महत्वपूर्ण है, इसका मूल्यांकन कैसे होगा और इस यात्रा में हम सब शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक मिलकर किस प्रकार अपना योगदान दे सकते। चलिए मेरा नमस्कार सभी को। मेरे हिसाब से जो भी 9th की करिकुलर में चेंज हुआ है, सबसे ज्यादा सफर हम सोशल साइंस में ही करा है, क्योंकि सभी पेरेंट्स को पता है हमने 2 months तक फोटोकॉपी से काम चलाया है क्योंकि बुक्स नहीं आई।
10 जुलाई को ही बुक्स पब्लिश हुई है। उसके बाद से हम लोगों ने 3 मंथ तक सिर्फ फोटो कॉपी से ही चैप्टर्स को कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी पीडीएफ फॉर्म में या किसी भी तरीके से सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक्स नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग एक तो मैं ये एश्योरेंस देना चाहूंगी स्कूल की तरफ से कि जो भी सिलेबस पेंडिंग रहा है बिकॉज सीबीएसई की वजह से बुक्स पब्लिश नहीं हुई, उन सबकी जिम्मेवारी हमारी है। बच्चे को बिना किसी बर्डन के कैसे उस करिकुलम को दोनों पार्ट्स को कराना है, वो सिर्फ स्कूल की और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले शिफ्ट फ्रॉम रूट टू कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पर एक बात सभी पेरेंट्स के लिए, रूट लर्निंग क्या होती है और कॉम्पिटेंसी लर्निंग। रूट लर्निंग मेमोराइजिंग द कंसेप्ट या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले रट्टा मारना। तो वहां से सारा करिकुलम शिफ्ट है सोशल साइंस का, रट्टा वाला कोई भी काम नहीं है। हम शिफ्ट करेंगे कॉम्पिटेंसी लर्निंग की तरफ। कॉम्पिटेंसी लर्निंग में कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, उसको क्रिटिकली सोचना और उसको रियल लाइफ सिचुएशन पर अप्लाई करना। तो जो भी कंसेप्ट, जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को उसको सिर्फ याद नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड कर उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना। लर्निंग से कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ लेके जाना है, जहां पर अब बच्चे से वर्ड हाउ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, जस्टिफाई, कमेंट, जहां बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसी से वो अपना आंसर लिख पाएगा। इन द एग्जामिनेशन एज वेल, अब सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपको सिर्फ सोर्स दिया जाता है, आपको हिंट दिया जाता है, बट आपका पर्सपेक्टिव क्या है वो आपके लाइक होना चाहिए। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा पैसे बचाओ, पैसे बचा के बच्चा करेगा क्या, हम उसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं सिखा रहे ना, हम उन्हें क्लासरूम में इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं। हम जब उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जब हम उन्हें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तब हम उन्हें बताते हैं कि 5000 की डिवाइस पेंट पहले से बढ़िया है 1000 की पेंट को 4000 पॉकेट के अंदर, सो दैट जरूरत पे उन्हें इन्वेस्ट किया जा सके। अभी से अब नया करिकुलम है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आएंगे, और अगर उसमें हम देखें तो हमारा सबसे जो फर्स्ट चैलेंज आता है मेजरली वो रीडिंग से रिलेटेड है। अब रीडिंग मान लीजिए हमने कभी ऐसा होमवर्क दे दिया तो बच्चे को लगता है रीडिंग को टीचर जज कैसे करेगा, रीडिंग ही तो है, आपको भी कह देगा हो गई मेरी रीडिंग। बट रीडिंग ऐसे नहीं होती। रीडिंग में बच्चे को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ता है, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना पड़ता है और उस टॉपिक से रिलेटेड अपना क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ता है। जो उसका डाउट है उसे नेक्स्ट डे टीचर से पूछना पड़ता है, तब रीडिंग का असेसमेंट होता है। अगर मैं मैथ्स और साइंस की बात करूँ, थोड़ी देर पहले तृप्ति मैम आई थी, उन्होंने कहा कि मैथ साइंस ना तो बच्चा कर ही लेता है, 1 घंटा 2 घंटा निकाल लेता है, बट नहीं, बच्चा हकीकत में मैथ साइंस को क्या मानता है वो आपके सामने है। हैव अ लुक प्लीज। बच्चा मैथ साइंस को तो ये मान के चलता है, काइंडली रीड प्लीज स्टूडेंट्स, व्हाट इज इट, मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स मैथ्स, व्हाट अबाउट साइंस, स्टूपिड चैप्टर्स, इरिटेटिंग एक्सपेरिमेंट्स, नॉनसेंस कैलकुलेशंस एवरीवेयर। बच्चा हकीकत में तो ये लेके चलता है, जबकि सही बात मैं बताऊं, एजुकेशन का एक पार्ट है, एजुकेशन का बेस है मैथ्स एंड साइंस। अब तक जितनी बातें हुई बड़ी अच्छी हुई है, सबने सही बताया बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं इससे, मैं थोड़ा कोरिलेट करता हूं एक बात। एनसीईआरटी इंडिया में 1961 में एग्जिस्टेंस में आया, तब इसने अपना सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद सीधा 14 ईयर्स लेटर उसने सिलेबस को फुली रिवाइज किया, इन बिटवीन हल्का फुल्का चैप्टर रिवाइज कर दिया, दैट इज सेपरेट मैटर। 14 इयर्स के बाद फिर से फुली रिवाइज्ड। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, 31 इयर्स के बाद 2006 में उसने सिलेबस को फिर से रिवाइज किया। इस गैप के दौरान 2 बार हल्के हल्के सिलेबस में चेंज हुआ था, हल्का सा चेंज, लेकिन मैं फुली रिवाइज की बात करूं जैसे अब होने जा रहा है, उसके बाद भी अब, इसके बाद सीधा 20 साल के बाद आप अब अपना सिलेबस चेंज देख रहे हैं। इंडिया के लिए दुर्भाग्य वाली बात है। इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, उसको जरा पढ़िए ध्यान से। जापान में और चाइना में 10 से 11 साल में सिलेबस चेंज कर देते हैं, इसीलिए टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है वो। अगर मैं एक लाइन लिख नहीं पाया इसमें, अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका में 5 से 6 साल में टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट वो सिलेबस को चेंज करते रहते हैं।
तो मैं इस स्लाइड के थ्रू क्या कहना चाह रहा हूँ, चेंज को गलत मत समझिएगा, चेंज बहुत अच्छा हुआ है, ये लेट हुआ है, लेकिन आगे निकलते हैं इसी बात पे। मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं इसमें। ये देखिए प्लीज, व्हाट्स न्यू, हुआ क्या, प्लीज पेरेंट्स ध्यान देना इस बात पे। आज से पहले जो 10th क्लास, जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं इस सेशन में, उनके पास स्टिल दे आर हैविंग 2 ऑप्शंस, बेसिक के मेरे आने की खुशी में चल रहा है हम पटाखे, एनीवेज बेसिक और स्टैंडर्ड। बेसिक क्या था और स्टैंडर्ड क्या? स्टैंडर्ड तो वही पेपर जो हम लोगों ने दिया है एज अ पेरेंट्स, उससे पीछे एक लेवल और डाल दिया बेसिक, पीछे नीचे वाला, ऊपर नहीं है। अगर कोई बच्चा मैथ्स में पास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बेसिक ऐसा ऑप्शन दे दिया गया, उस ऑप्शन में पेपर इजी, थोड़ा सा लो लेवल का, जिसमें बच्चा बस पास हो जाए। इसकी कमियां क्या थी बेसिक की? अगर कोई बच्चा बेसिक को ऑप्ट करता है तो वो फर्दर 11th क्लास में मैथ्स को ऑप्ट नहीं कर सकता। वो अलग बात है, कुछ कंडीशंस लगी हुई है, कुछ हमारे पास लेटर्स आते हैं, वो एक अलग बात है। बोर्ड की तरफ से ऐसी गाइडलाइंस थी, यानी अगर किसी को IIT करना है, JEE करना है, वो बेसिक ऑप्ट करेगा तो IIT JEE में जा ही नहीं सकता। उसके लिए बस पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, 10th की मार्कशीट मिल जाएगी, दैट्स। बट अब जो 9th क्लास में हैं और जो 10th क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं बच्चे, आपके पास ये ऑप्शन आएगा 10th में, स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम पेपर होता है बेटे, उसके बाद एक एडवांस को डाल दिया गया। अब एडवांस क्या चीज है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एडवांस लेगा वो JEE में जाएगा आगे, ऐसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सबके लिए कंपल्सरी है बेटे, सब ने ही स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है। अप्लाई क्या तो अंडरस्टूड है, इसका पेपर तो देंगे ही देंगे। एडवांस का पेपर अगर देते हैं तो फर्दर फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकते हैं। अभी CBSE की तरफ से केवल ये गाइडलाइन आई है कि अगर आप एडवांस देते हैं तो बेनिफिट हो सकता है। क्या सबके सामने कुछ बच्चों ने ये किया कि 1 महीने तक या 1.5 महीने तक नॉन मेडिकल में क्लासेस अटेंड की। उनको लगा कि पेरेंट्स ने कहा है कि आपको नॉन मेडिकल लेना है, बच्चे बैठ गए। पर जब उनको समझ में नहीं आया ना, तो 1 से 1.5 महीने के बाद वो ऑफिस में जाते हैं कि सर हमें स्ट्रीम चेंज करनी है। पिक्चर को समझना, 1.5 महीने बाद बच्चे ने ना स्ट्रीम चेंज कर ली। वो स्ट्रीम कौन सी चेंज की? PCM से सीधा आर्ट्स या कॉमर्स पर आ गया। अब इस 1.5 महीने में हुआ क्या? 1.5 महीने में क्लासेस तो उसने वहां अटेंड की, यहाँ वाली क्लास मिस हो गई। मिस होने का मतलब बेस मिस हो गया, और उसी को हम क्या देते हैं, बच्चे का बेस वीक है। बेस तो खुद से वीक कर लिया ना। अब बोर्ड ने क्या सोचा है? बोर्ड ने सोचा कि चलो एडवांस डाल दें। अब समझना इस बात को, एडवांस आप 9th में रहते रहते 11th के 6 टॉपिक्स मैथ्स में और कुछ टॉपिक ऐसे ही साइंस में पढ़ेंगे 11th के। आपका बेस, अगर आपको साइंस पढ़ना है तो आप 9 से ही इंश्योर कर लें कि आप इतने कैपेबल हो जाएं कि आपको 11th की साइंस बहुत आसान लगे। आज होता ये है कि बच्चा 9th 10th तो मजाक में ले लेता है, 10th पास कर जाता है, 70-75% कर लेता है, वो साइंस में भी आ जाता है। वो फिर 1.5, 2, 3, 4 महीने निकाल देता है ये समझने में कि सिलेबस कितना वास्ट हो चुका है। CBSE नहीं चाहता कि ये सारे के सारे दिखते हैं आगे 11th में भी आए। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, अमेरिकन में जाएंगे, उनको आपको 8th स्टैंडर्ड में ही चूज करने को मिल जाता है। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप थ्रू आउट ईयर अपनी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़िए, आपको फिजिक्स पढ़नी है फिजिक्स पढ़िए, जो आपको चाहिए वो पढ़िए। यही चाहता है CBSE आपसे कि आप 9th में चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ताकि 11th में आपका एक भी दिन वेस्ट ना हो। आप जिस दिन पेपर देकर बैठे 10th का, उसी दिन से आप तैयार हो कि आपको इंजीनियरिंग करनी है या फिर मेडिकल करनी है, जो आपका मन करे। आपको अकाउंटेंट बनना है, जैसे सर ने कहा कि 2 महीने बताती है, अकाउंट का बेस 2 महीने में बिल्कुल बिगड़ जाता है। आप मान के चलिए कि अगर 2 महीने बाद आप कॉमर्स जा रहे हैं तो अकाउंट का आप बिल्कुल जीरो हो जाए। तो आप चाहते हैं कि पहले दिन से ही प्रिपेयर होकर आए। बाकी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं कि पहले सिस्टम क्या था या NEP ने क्या सिस्टम में चेंज किया, वो सब मोहित अंतिल सर आपको टेक्निकल पॉइंट सारे अच्छे से समझाएंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट मोहित अंतिल सर टू डिस्कस। मोहित अंतिल और हम यहाँ एक विजन के साथ इकट्ठे हुए हैं। हमारे सभी कलीग ने आपको कुछ ब्रीफ बताया कि हमारे नए CBSE करिकुलम में क्या क्या चीजें ऐड अप हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी एज अ प्रताप स्कूल हम किस तरीके से तैयार हैं आपके बच्चे के करिकुलम के साथ इस जर्नी को फुलफिल करने के लिए। सो अभी आपके सामने हमारी जो चीजें शुरू हो रही हैं वो शुरू हो रही हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा कि जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी और जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या फर्क है।
भले ही ये टॉपिक काफी टीचर ने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो नई शिक्षा नीति है वो आपको कंपटीशन बेस्ड एजुकेशन की तरफ लेके जाती है, लेकिन एज अ प्रताप स्कूल हम किस तरीके से तैयार हैं आपके बच्चे के साथ, वो चलिए मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो ये बताने से पहले मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा आपके सामने। 2016 नो सिंह सिंघाल AIPMT, शायद आप नीट के नाम से उसे जानते होंगे, एम्स AIR 1 रैंक होल्डर, वो अक्सर अपने इंटरव्यू में एक बात कहता है बच्चा कि अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे अपनी तैयारी शुरू करते हैं 11वीं में, 12वीं में या 12वीं के बाद ड्रॉप ईयर लेके, लेकिन जो तैयारी शुरू होती है वो उसकी 6ठी 7वीं से 8वीं से तैयारी शुरू हो जाती है। और हालांकि CBSE ने करिकुलम अब ऐड किया है, लेकिन हम करीबन 2 से 3 साल पहले समझ चुके थे कि ये होने वाला है। जब CBSE ने 5वीं क्लास के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी या नई आपके NCERT को डाला था और उसके नेक्स्ट ईयर ये 6th क्लास में कैरी फॉरवर्ड हुआ, हम ये समझ गए थे कि ये होने वाला है हमारी 9th, 10th, 11th और 12th में भी, और हम पहले से ही तैयार थे। इसके लिए हमने 2 साल पहले हमारे प्रताप स्कूल में एक डेडिकेटेड कोचिंग विंग बनाए, ऐसे ही कोचिंग विंग के टीचर्स को हायर किया और बच्चों के साथ 9th क्लास से चीजों को शुरू किया गया। आई एम माई सेल्फ कपिल बरेजा एंड मैं यहाँ पे प्रताप स्कूल में एज अ कोचिंग फैकल्टी मैथमेटिक्स मैं टीच करता हूँ। सो आज जो है हमारे पास, सर एक बार इसको प्लीज, तो जैसे कि सर ने भी बताया, चिराग सर ने बताया कि एडवांस मैथमेटिक्स 9th क्लास से इंट्रोड्यूस हो रहा है, और पहले क्या प्रोसीजर था अब क्या रहा, आसान भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। पहले 10वीं क्लास में ही बच्चों को ऑप्शन मिल जाता था कि भाई अब उनके पास बेसिक और स्टैंडर्ड का ऑप्शन होता था कि बेसिक क्या, जो बच्चा ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहता, थोड़ा लो लेवल का पढ़ना चाहता है तो बेसिक चूज कर लेता था। अगर उसको थोड़ा सा नॉर्मल जो लेवल होता था, जो पहले से चलता आता था, उसके लिए स्टैंडर्ड लेवल होता था। अब की बार थोड़ा सा चेंज हुआ कि बेसिक तो जो ऑप्शन था वो हटा ही दिया गया, अब 2 ऑप्शन बच्चों के लिए रखे गए और ये बोला गया कि अब की बार उनको 9th क्लास से ये चीज चूज कर लेनी है। मतलब जो चीज हम पहले बाद में बच्चे के लिए चूज करते हैं वो पहले से ही बच्चे को प्रिपेयर करना सिखा देते हैं कि भाई अब की बार आपको एडवांस भी पढ़ लेना है। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि क्या क्या चेंजेस रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। देखिए आप पहले जैसे ओल्ड पैटर्न ये था, न्यू पैटर्न आपका जो एडवांस और स्टैंडर्ड वाला रहा है, चिराग सर ने आपको बताया कि मन में सवाल ये आता है कि भाई एडवांस मैथमेटिक्स की जरूरत क्यों है, ठीक है, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स का ऑप्शन अगर CBSE ने डाला है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। देखिए बहुत बार ऐसा रहता है, अभी तृप्ति मैम भी कह रहे थे कि भाई सोशल साइंस बच्चे क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं, रोड लर्निंग कर लेते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो मैथ्स भी रट लेते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई आपको एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, आपको रेडियस दे दी जाती है, बच्चे ने सीधा फॉर्मूला याद किया, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा जाए कि आपके पास क्या है, एक वायर है, उसको बेंड करके आपने सर्कल बनाना, फिर उसका एरिया निकालिए। यहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे हाउ टू थिंक, कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ जाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एडवांस मैथमेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये सारी जो है एनकरेज हो। बताऊं तो वीक में 2 टेस्ट चल रहे हैं, एक GAT का टेस्ट चलता है, एक मैथ्स का स्पेशल अलग से टेस्ट चलता है। तो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है, रेगुलर उनकी क्लासेस लगती हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट पे, रोड लर्निंग पे फोकस बिल्कुल नहीं करना बच्चों ने, क्योंकि मैथ्स बिना रट्टे लगा के तो आने वाला है नहीं, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है मैथ्स आता है। तो हमारा फुल एफर्ट ये रहता है कि बच्चे को सोचना सिखाया जाए, उसको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएं, उसकी सॉल्विंग स्किल्स को, उसकी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारे सभी अध्यापक ने अपने अपने विषय में जो नया करिकुलम 2000 से स्टार्ट हो रहा है वो सभी स्कूलों में इम्प्लीमेंट नहीं है, लगभग 6 साल हो चुके हैं, लेकिन ये आपका स्कूल और स्कूलों से एडवांस होकर उस नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा है। तो हमारे सभी एक्सपर्ट टीचर ने अपने अपने विषय के बारे में जानकारी दी
इंग्लिश लैंग्वेज की, हिंदी की, संस्कृत की। अब उसमें आपके माइंड में यह आएगा कि इसमें हमारा क्या लेना देना है, स्कूल ने ही सारा कार्य करना है। आप भी अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए लगे हुए हैं, तो हमारा भी ये मोटिव था कि पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि एक विद्यार्थी का भविष्य बनाने के लिए पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट तीनों का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी था। तो इसलिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है। तो इसमें आपको भी, आपके बच्चों को भी एक्स्ट्रा नॉलेज दिया गया है। और जैसा कि हर फील्ड में चेंज होता है, यदि हम पहले पुराना एसी ले रहे हैं, वो नया जब आएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी नई आएगी, उसके बेनिफिट भी नए होंगे। तो इसलिए जो हमारी प्राचीन एजुकेशन पद्धति थी उसको चेंज करके नई पद्धति आ रही है। तो उसमें आप भी उस पर एक्टिव होकर यदि काम करेंगे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों के साथ जागरूक रहें और अपने बच्चों को, जैसे 3 घंटे 2 घंटे से काम चलने वाला नहीं है। 9th क्लास में यदि विद्यार्थी अपना कैरियर अच्छी तरह से सोच रहा है बनाने के लिए, तो उसको कम से कम मिनिमम 5 से 6 घंटे पढ़ने के लिए मोटिवेट करें और उसको बीच में चेकिंग भी करें, क्योंकि आजकल बच्चे सोशल मीडिया का बहुत यूज कर रहे हैं और वो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप उसको चेक करें कि भाई बच्चा हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा है। उसके साथ मिलिए जुलिए, उसकी समस्या को भी पूछिए। केवल डराने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। आप एक फ्रेंड की तरह उसके साथ मिलें, उसकी समस्या को भी पूछें और उसकी वास्तव में क्या समस्या है, यदि आपसे सोल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो स्कूल आपके लिए हमेशा तैयार है। तो अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए ही आप सभी को यहाँ कॉल किया था और नए करिकुलम के विषय में हमारे प्रत्येक अध्यापक ने पूरी जानकारी दी है। तो उसमें आप भी सहयोग करें, क्योंकि हम बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए सभी उसके पीछे लगे हुए हैं। तो आपने यहाँ कर अपने कीमती समय में से निकाल कर ये समय दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एफर्ट्स कितने लगेंगे उन सब के बारे में हम शायद सोचते ही नहीं। आज आपका विद्यालय इतनी ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच चुका है, शायद बहुत सारे स्कूल्स उसको कॉपी भी कर रहे हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव कहां से आता है, वो एनर्जी कहां से आती है, वो सोच कहां से आती है, जहां हम इन सब चीजों को एक नए तरीके से आप तक पहुंचा पाते हैं। उसी चीज को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर एकेडमिक डायरेक्टर सर। सम्माननीय शिक्षकगण, आदरणीय अभिभावकगण, सर्वप्रथम आप सभी जिम्मेदार और जागरूक अभिभावकों का मैं प्रताप स्कूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सबने अपने बच्चों की फिक्र करते हुए यहाँ समय दिया और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा। शिक्षकगण द्वारा बताया गया क्या बदलाव पाठ्यक्रम में, पुस्तकों में, नई शिक्षा नीति में, और उससे भी बढ़कर आप सबने महसूस किया होगा, मैं स्वयं बैठा महसूस कर रहा था, कुछ पॉइंट्स में नोट भी कर रहा था, जो पैशन आपने अभी देखा टीचर्स में। मैम ने अभी कहा कि इसके पीछे मैं नहीं, टीम है, एक डेडिकेटेड टीम है। मैं आज किसी को कह दूं, मैम आप कह दें, कोई अन्य व्यक्ति कह दे कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर दूंगा, संभव नहीं है पूरा भरसक प्रयास करने के बाद भी। उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर टीम, एक प्लानर, एक डेडिकेटेड वे से जो हर समय हर तरीके से उसके ऊपर काम करे। यहां मैं आ रहा हूं कि माता जी को देख रहा हूं, हमने बहुत सारी पढ़ाई के विषय में चर्चा की, तो क्योंकि कुछ अभिभावक हमारे खेल से भी जुड़े हैं, मैं थोड़ा सा समय खेल को देना चाहूंगा। आप काफी समय से यहाँ बैठे, थोड़ी सी देर मेरी भी इच्छा आपसे रूबरू होने की। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये जो 13, 14, 15 एज है और उसी के जो 9th क्लास के हमारे बीच बैठे हैं,
तो कुछ समस्याएं और भी हो सकती हैं जो आई थिंक यहाँ डिस्कस ना की गई हो। खेल के माध्यम से इनके बच्चे को चैनलाइज किया, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था सर कि भाई मूवी आपने देखी है, वहां पेरेंट जो है प्रयास करना चाह रहा है। तो ऐसे अनेकों बच्चों को प्रताप स्कूल ने ना सिर्फ पढ़ाई और खेल के माध्यम से भी उनको चैनलाइज किया है। लेकिन अब बात आती है कि समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है। मैं अगर अपने से बड़ों को, मेरे सामने सर बैठे, अगर इनके समय की मैं बात करूं, एक ही विषय होता था अभिभावकों के पास, बेटा कैसे भी पढ़ ले, पेपर में नंबर अच्छे चाहिए, साम दाम दंड भेद, उसी आधार पर नौकरियां होती थी, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी। डिग्री क्या है, डिग्री में कितने मार्क्स हैं। और एकमात्र तरीका हमारे पर्टिकुलरली रूरल एरिया से सक्सेसफुल होने का एकमात्र तरीका यही बचा था, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ नहीं था। मार्क्स लेके आओ। और आपने महसूस भी किया होगा अपने गांव सराउंडिंग में, आप महसूस कीजिए जिन्होंने उस समय अच्छे से पढ़ाई की। मैं नहीं कह रहा अभी तक मैं स्किल्स पे नहीं आया हूँ, और भले ही स्किल्स उस समय के विचार थे कि बाद में एक्वायर हो जाएंगी। अभी क्या चाहिए, नंबर 10th में 80% आ जाए, बहुत बड़ी बात। फिर समय और आगे गया। हमारे समय तक जो है स्किल्स इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, बदलाव आ चुके थे, लेकिन तब भी आपका एडमिशन मार्क्स के आधार पर, जो 10वीं और 12वीं कक्षा की डिग्री है उसके आधार पर कॉलेजेस में एडमिशन्स हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्किल्स तब भी इतना फोकस में नहीं थी। लेकिन आज जैसा सारे टीचर्स ने बताया कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए तो स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। 9th क्लास है, कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन बच्चा शो कर देता है। आपको पता होता है कि मेरे बच्चे का क्या लेवल है, और उस लेवल को जानने के लिए सीबीएसई ने भी कितने बदलाव किए हैं, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो वो विशेष तैयारी करनी होगी, और साथ में स्किल्स के साथ। ये स्किल्स ऐसा नहीं है कि बाद में कभी आप एक्वायर करोगे, ये तो आज प्रेजेंट में ही करनी होगी। बहुत सारी आप जागरूक पेरेंट्स हैं, समझते होंगे टीचर्स द्वारा होमवर्क भी अलग अलग वे से दिया जाता है, क्लास असेंबलीज होती हैं, बच्चा उनके लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। क्यों सिंपली सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं है? क्यों अभी बीनू मैम ने बताया था अर्जुन की समस्या की सिलेबस बदल गया, आप तो मुझे सोच समझ के आंसर करने पड़ रहे हैं। वो तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा ना, जो मेरे सिलेबस में बुक में लिखा हुआ है उसको रेफरेंस मानते हुए क्वेश्चन मुझे सोचना पड़ रहा है। क्योंकि एक रटे रटाए फ्रेमवर्क तक तो सबके मोबाइल में चैट जीपीटी है, हम जितने यहाँ बैठे हैं सबके में, आपके बच्चों के में भी है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो डेटा एक्सेस कर पाना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। वो समय गया, मुझे याद है तो मैं कुछ बता पाऊंगा। मेरे सामने मोबाइल है, 1 मिनट दे, अभी चेक करके बता दूंगा। बच्चे ने पढ़ना है, टीचर्स ने पढ़ाना है, ये महज एक मिथ है। आप महसूस कीजिएगा, अधिकतर, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, अधिकतर मोर देन 90% बच्चे वो सक्सेसफुल हैं जहां उनके पेरेंट्स उनके साथ जुड़े रहे। पहली शुरुआत जो हमारी पेरेंट के साथ हुई थी, जहां चर्चा गीता फोगाट, बबीता फोगाट की हुई थी, तो उनके पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व थे। आप तो इन्वॉल्व हैं और श्योर आपके बच्चे सक्सेसफुल होंगे। दूसरा, हम यहाँ पर एज ए टीचर सिर्फ आपके बीच नहीं है, हम आपके पेरेंटिंग पार्टनर हैं, हम आपके साथ हैं, सिर्फ शिक्षा में नहीं, पेरेंटिंग में भी आपके साथ हैं। इसीलिए सभी टीचर्स ने कहा जहां डाउट है, जहां आप ट्रबल फील कर रहे हैं, आप हमें बताइए। उसी के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बताया गया है कोलैबोरेटिव वर्क, केयर, कमिटमेंट। आज कमिट करेंगे तब जाके कुछ बन पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ जितने हैं, क्योंकि सिर्फ आप सपना नहीं ले रहे अपने बच्चे के लिए, हम भी ले रहे हैं।
और बहुत प्रमुखता से लेते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं बच्चे के लिए कि बनाना है। आप भी सोचते हो, यहाँ जितनी संख्या इन पेरेंट्स की है ना, उससे कहीं अधिक संख्या उन सपनों की है जो आपने लिए हुए हैं। तो सपने लेते हैं यूपीएससी के, कैसे क्लियर होगा? यूपीएससी आपको कोई डेटा पूछने वाला है कि भाई कब आजाद हुआ, कब क्या हुआ? नहीं। हो सकता है कुछ अभिभावकों ने तैयारी की हो, लेकिन उसमें भी बदलाव आ चुका है। क्रिटिकल थिंकिंग, सोच के आंसर भले ही गलत हो बच्चे का, वो पहुंच कैसे रहा है, उस पर विचार कैसे कर रहा है, और यही सरवाइव करेगा। यही चीज, एक सोचने की क्षमता सिर्फ हमें जो है ना एक कंज्यूमर से प्रोड्यूसर लेवल पे लेके जाएगी। अदरवाइज बैठे बिठाए सारी चीजें हमें मिल रही है और हम बहुत अच्छे एक कंज्यूमर बने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के अब आते हैं कि उन्हें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना है। वो समय जा चुका जब बात सिर्फ सिलेबस तक होती थी, उससे आगे बच्चे के कौन से कॉलेज है, कहाँ उसको एडमिशन लेना है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती थी। कि अब बच्चा जाने, 12th उसकी हो गई, हमारा सिलेबस पूरा हुआ, हमने उसको चाहे जैसे मर्जी नंबर दिला दिए। उस विचारधारा पे ये टीम जो आपके सामने है काम नहीं करती। हमारा पर्पस है जीवन में आप कैसे सफल हो, उस दिशा में हम काम करते हैं। और एक छोटे से पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगा, बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, कुछ पेरेंट्स मात्र तय करना चाहते हैं। दोनों बातों में अंतर है, जो शुरुआत में काउंसलिंग में नविता मैम ने अच्छे से बताई। आप बच्चे के साथ हैं, उसकी क्वालिटीज समझते हैं, उसको उसके साथ बने हुए मोटिवेट करते, तो आप जिस दिशा में, वो ह्यूमैनिटीज भी हो सकती है, वो कॉमर्स भी हो सकता है, उस दिशा में आप काम कर रहे हैं और उसका भविष्य बनाना चाहते हैं। और जबरदस्ती अगर सिर्फ तय करना चाहते हैं, नीट करेगा, तो ये प्रोटेस्ट भी हुआ, 21 बच्चे मरे भी, इनमें से अधिकतर वो थे जो तय किए हुए रास्ते पे थे। Actually asking this question, that is my pet peeve in my class, because there are children who are saying that हिंदी में नहीं समझाओ। I said बेटा, Please with me together. We commit to raising confident, compassionate, responsible, and resilient young individuals